नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 20 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, अंत तक देखिएगा। अंत में आपको बताऊंगा कि बिहार के किन जिलों को राष्ट्रपति जी के द्वारा भूमि सम्मान दिया गया है। बिहार के 5 जिले हैं और वहां से सीधा सीधा आपके पीटी में सवाल पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और सुबह से कौन कौन सी चीज़ें अपलोड हो गई हैं। बिहार स्पेशल का एक लेक्चर अपलोड हो गया है जिसमें ज्योग्राफी को मैंने बच्चों जैसे समझाने की कोशिश की है। और मैम ने साइंस का एमसीक्यू भी अपलोड किया है। आज बायोइकोलॉजी का एमसीक्यू हमने शुरू किया है और धीरे धीरे आपको और भी सारा कंटेंट मिलेगा चैनल पर। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, संभव है तो ज्वाइन भी कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब के बगल में ही बटन रहता है ज्वाइन का, उससे कुछ बेनिफिट मिलता है हमें और एक प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखेंगे आज हम लोग, उसके बाद हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। 20 जुलाई का हेडिंग क्या है कि भाई वो विपक्षी पार्टियों का कुछ चल रहा है। तो राजनीतिक चीज़ें तो हमारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती, पॉलिटिकल चीज़ें। मानसून सत्र में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा होगी। मतलब जो विपक्ष ने एकता किया और इंडिया INDIA, कल मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा। NDA का एक बार उन्होंने और UPA का, उसमें कांग्रेस का UPA कहलाता था, तो UPA का और NDA का फुल फॉर्म पूछा था BPSC वालों ने, इसलिए इनका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा। इंडिया का फुल फॉर्म पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। हम लोग अगले न्यूज़ पर चलते हैं और अगला न्यूज़ जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के संबंध में आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपका IR का तैयार करवा दूंगा पूरा का पूरा सेक्शन। और देखिए ये कौन है, तो ये अजय बंगा हैं। ये भारत के मतलब भारतीय मूल के हैं और ये विश्व बैंक के, अभी भारतीय विश्व बैंक में काम करते हैं, अध्यक्ष हैं उसके। और उन्होंने कमेंट किया भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। तो यहाँ से ये आपका रेफरेंस हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो आप वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी महामारी जिसने पूरे दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, 2020 से 2021 तक लगभग में शट डाउन रहा पूरी दुनिया की इकोनॉमी। उसके बाद जैसे ही इकोनॉमी खुली है तो पूरी दुनिया मंदी में चल रही है। यूरोप पूरा, अमेरिका और चीन में भी मंदी की स्थिति बनी हुई है कदाचित। लेकिन भारत की इकोनॉमी जो है ये बूम कर रही है। तो किन आधारों पर बूम कर रही है, तो चूंकि हमारी इकोनॉमी के जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जो आधारभूत ढांचा है ना हमारी इकोनॉमी का, वो बहुत मजबूत है। अब वो आधारभूत ढांचा कौन है, तो हमारे मध्यम वर्ग है। हमारे मध्यम वर्ग के पास कैपेसिटी है खरीदने की, परचेजिंग पावर के मामले में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत है। और दूसरा क्या है, हमने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हमारे पास यूथ का वो आबादी है जो टेक्नोलॉजी को यूज करना जानता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पूंजीगत खर्चे बहुत सारी कर रही है, राज्य सरकारी पूंजीगत खर्चे कर रही है, कैपिटल हमारे देश से बढ़ाया जा रहा है। ये जितने मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये सभी आपको सोचने हैं बैठकर मैंने क्या क्या बोला है। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। लेकिन साथ ही दूसरा पक्ष भी है हमारी इकोनॉमी का, असमानता भी है। आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार अन्न प्रदान करती है जीने के लिए, खाने के लिए। तो ये भी हमारी इकोनॉमी का दूसरा पक्ष है, जो डार्क साइड है, जो भी देखना पड़ेगा हमें। तो पक्ष और विपक्ष दोनों आपको पता होना चाहिए। अजय बंगा जी ने क्या बोला है कि सर्वोत्तम रास्ता दिखा रहा है भारत, बहुत अच्छी बात है। भारत महामारी से उबरकर आर्थिक तौर पर मजबूती से उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो गरीबी से निजात पाने का सर्वोत्तम रास्ता है। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया है कि 2009 से 2019 के बीच में और 2019 के बीच में करीब में हमने बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। महामारी के दुष्प्रभावों का सामना किया है, लेकिन उसके बाद तेजी से आगे बढ़ा है। देश को अपने विकास के लिए गति बनाए रखनी होगी, यह बात विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा। G20 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए वो भारत आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं, अजय बंगा जी जो हैं ये भारत आए हुए हैं। G20 बैठक जो हो रहा है अलग अलग, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो भारत आए हैं। बंगा के बयान ने नीति आयोग रिपोर्ट की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों महामारी के बावजूद 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। 5 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में लाया गया। पिछले 5 साल का अगर हम देखें तो उससे पहले का अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा करीब में 40 करोड़ के आसपास में है। एक बार देख लीजिएगा, मैं अगर आंकड़े में ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक मंदी के दौरान भारत की घरेलू खपत, देखिए वही चीज़ है, घरेलू खपत का मतलब क्या होता है, हमारे घर के अंदर इतना बड़ा मार्केट है कि हमें दुनिया में बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पूरी दुनिया में अगर खरीदार नहीं मिलते हैं तो घर में ही इतने सारे खपत हैं हमारे कि उसी में बेचकर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ जाती है। इन्होंने भी वही बोला है। मैंने सामान्य भाषा में आपको बताया था कि मिडिल क्लास है जो परचेजिंग बहुत सारा करता है, परचेज करता है खूब सारा, उसका उपभोग स्तर भी अच्छा हो गया है। तो अर्थव्यवस्था की मजबूती में बड़ा योगदान दे रहा है घरेलू खपत, हमारे घरेलू खपत।
वैश्विक मंदी के इस दौर में 2024 की शुरुआत महीने मुश्किल वाले हो सकते हैं। बंगा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत विकसित करने के लिए आने वाले समय में बड़े गैर सरकारी निवेश की जरूरत होगी। हमें 2030 तक 1000 अरब डॉलर तक हो सकता है और इससे हम वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही गैसों का उत्सर्जन शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बंगा ने बुधवार को दिल्ली के द्वारका में स्थित स्किल सेंटर का दौरा भी किया था। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें थी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडियन इकोनॉमी आजकल चर्चा में है, क्यों आगे बढ़ रही है, तो पहला कारण क्या बताएंगे? घरेलू खपत। घरेलू खपत का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे कंपनी, हमारे फैक्ट्री उत्पादन करते हैं, उनका घर में ही मांग बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सरिया हो, लोहा हो, स्टील हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, उपभोग की वस्तु हो, गाड़ियों हो, एसी हो, कुछ भी हो, उसका घरेलू मांग इतना ज़्यादा है कि हमें वैश्विक मार्केट से भी ज़्यादा हमें बूम मिल रहा है। वैश्विक में अगर नहीं भी खरीदार है तो भी हमें कोई बेचने में उसको खास जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है। एक तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे, पीटी में आपसे यही पूछ लिया जाएगा, कुछ दिन पहले ही ये बने हैं। इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे विश्व बैंक के, एक बार उनका नाम भी देख कर जाइएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि अजय बंगा जी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, इनसे पहले कौन थे विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो अजय बंगा जी का नाम तो आप पढ़ के जाएंगे, उससे पहले वाले भारत के हैं नहीं, तो उनका नाम आप भूल जाएंगे, वहाँ पर फिर आपका निगेटिव मार्किंग लग जाएगा। एक बार देखिए कि अजय बंगा से पहले कौन थे विश्व बैंक के अध्यक्ष। ओके, अगला जो न्यूज़ है वो आपका भारत और श्रीलंका से संबंधित है। द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने आज आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। वेलकम। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे राजनीति के साथ साथ विदेश नीति का समृद्ध अनुभव है। देखिए, श्रीलंका का जब 2021 को याद कीजिए, 2022 को याद कीजिए, 2022 में कितना ज़्यादा कोहराम मचा था श्रीलंका में। वहाँ के लोग जो है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घर में घुस गए थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इतनी ज़्यादा अनार्की का माहौल बन गया था वहाँ पर कि वहाँ की सरकार जो है वो भाग खड़ी हुई थी। वैसे में एक खूब अनुभवी और बहुत ही सर्वमान्य नेता हैं श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। इनको सरकार का प्रमुख बनाया गया और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। भारत ने काफ़ी मदद की और अब धीरे धीरे श्रीलंका जो है वो IMF से भी उसको कर्ज वगैरह मिल गया है, तो धीरे धीरे जो है वो अपनी इकोनॉमी को संभालने में जुटा हुआ है। भारत सरकार ने काफ़ी मदद किया। ये चीज़ किसने बोला? इन्होंने ही बोला था, रानिल विक्रमसिंघे जी ने। तो इनके देखिए क्या है, शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं भारत और श्रीलंका संबंध आपको समझाऊंगा। रानिल विक्रमसिंघे यानी कि श्रीलंका की राजनीति का सबसे अनुभवी चेहरा, कई बार के कैबिनेट मंत्री, 5 बार के प्रधानमंत्री, 2 बार के नेता विपक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति। यह परिचय उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक दक्षता को पुख्ता करता है। 1949 में जन्म हुआ, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर भारत आ रहे हैं वो। इन्होंने परंपरा को तोड़ा है। पहले क्या होता था, श्रीलंका का जो भी राष्ट्रपति बनता था, बनने के 2 से 3 महीने के भीतर वो भारत की यात्रा कर लेते थे। लेकिन चूंकि श्रीलंका बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, इसलिए देश छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे थे और 1 साल बाद इन्होंने भारत की यात्रा के लिए अपना समय निकाला है। तब हम देखते थे कि भारत की भाई श्रीलंका के साथ क्या संबंध है हमारे। ये छोटा सा देश है, ये देखिए श्रीलंका है, ये इसका जाफना रीजन है। जाफना रीजन क्यों फेमस था भाई? आपने पढ़ा होगा, सिंघली समुदाय जो श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय है, सिंघली बौद्ध समुदाय, और जो तमिल है, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो तमिल समुदाय, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनके बीच में गृह युद्ध का माहौल बन गया था। जाफना रीजन उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया रहा था। और भारत में जो श्रीलंका से प्रवासी आते हैं, कई बार अलग अलग कारणों से, इकोनॉमी के कारण से, वॉर के कारण से वहाँ से निकाल दिया था, उसके कारण से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हिंसा होता है धर्म के नाम पर। बुद्ध भगवान के नाम पर, बुद्ध जो दुनिया में अहिंसा और शांति के प्रतिपादक माने गए, उनके नाम पर वहाँ पर हिंसा होता रहा है। कहाँ पर? श्रीलंका में। म्यांमार भी इसी का उदाहरण है कि वहाँ पर भी बौद्ध और जो नॉन बौद्ध हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हिंसा होता है। तो उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भाई धर्म के मानने से कुछ नहीं होता है। धर्म को आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करुणा ही धर्म होता है और कुछ नहीं होता है। अगला क्या है? एशियाई द्वीपीय राष्ट्र के पहले द्विपक्षीय लेनदार के रूप में भारत ने IMF को लिखित वित्त संबंधी आश्वासन भेजकर पिछले वर्ष हुई आर्थिक गिरावट के बाद इसके आवश्यक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का आधिकारिक समर्थन किया है। कौन सा कार्यक्रम भाई? तो श्रीलंका का जो ऋण दे रहा है IMF, उसका समर्थन किया था। ये कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, लेकिन भारत श्रीलंका संबंध मुझे समझाना है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारत के विदेश मंत्री के यात्रा के दौरान उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना और की सीमा बढ़ाने के संबंध भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, भारत का वित्तीय आश्वासन का महत्व क्या है? देखिए, भारत जो उसको श्रीलंका को मदद दे रहा है वित्तीय आश्वासन का, उसका क्या क्या महत्व है? तो श्रीलंका के आधिकारिक लेनदार जैसे कि चीन, जापान, भारत द्वारा श्रीलंका को पर्याप्त वित्त पोषण आश्वासन प्रदान किए जाने के बाद ही IMF द्वारा श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनंतिम पैकेज दिया जाएगा। IMF दरअसल में एक बैंक है
जो जब भी आपको पैसा देगा तो पहले देखेगा कि आप पैसा रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भारत, जापान और चीन अगर बोलेंगे कि ठीक है भाई, इनको हम समृद्ध कर देंगे आने वाले देशों में, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ, 3 गारंटर मिल गए हैं। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको लगेगा कि 2.9 बिलियन डॉलर हमारे कहीं नहीं जाएंगे, इतने बड़े बड़े देश जब समर्थन कर रहे हैं तो आने वाले समय हमें पैसा मिल जाएगा अपना। ओके, अगला क्या दिया हुआ है कि वित्त पोषण संबंधी आश्वासन के निर्णय के आधार पर भारत के पड़ोसी पहले के सिद्धांत का पर आधारित है। ओके, भारत श्रीलंका संबंध अब यहाँ से शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित 2 दक्षिण एशियाई देश हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो श्रीलंका का पाक जल संधि द्वारा विभाजित भारत के दक्षिण तट से कुछ ही दूर स्थित है, बहुत ही नज़दीक है। पाक जल संधि है, बीच में कौन सा है? पाक जल संधि है। पाक स्ट्रेट कहा जाता है इसको, पाक जल संधि कहा जाता है। इस निकटता का दोनों देशों के बीच संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे ऐतिहासिक इतिहास में हमारे संबंध रहे हैं बहुत पहले से। सिंघली द्वीप इसका कभी नाम हुआ करता था। अशोक ने यहाँ पर अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना हमारा रिलेशन है। भाषा भी, तमिल भाषा भी हमारे यहाँ मिलती है। श्रीलंका के बहुत सारे इतिहास के बुक हैं जिसमें से हमें क्या मिलता है? अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतिहास तो हमारा एक ही है लगभग में। अगला क्या है कि कई समुद्री मार्गों के केंद्र में श्रीलंका का होना इसे हिंद महासागर भारत के लिए नियंत्रण का बिंदु बनाता है, जो व्यापार और सैन्य गतिविधि के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अब देखिए, अफ्रीका से किसी को कहाँ पर जाना है? दक्षिण पूर्व एशिया जाना है। तो इतने बड़े समुद्र में जहाज को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? तो राशन चाहिए होता है, पीने का पानी चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। श्रीलंका एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में काम कर सकता है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जहाँ पर जहाज रुकते हैं और अपना पानी भर लेते हैं, ईंधन भर लेते हैं, भोजन भर लेते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसे श्रीलंका का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि हवाई द्वीप पर है, होनोलुलु जगह है, शायद होनोलुलु ही है, जो क्या है? पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में है। सिंगापुर एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में है। तो भारत सरकार, श्रीलंका की सरकार जो है वो डेवलप करना चाहती है, लेकिन वो चीन के चक्कर में पड़ गई। वहाँ पर बहुत सारा ऋण ले लिया उसने, हम्बनटोटा बंदरगाह को हथिया लिया, जिसका वो सैन्य के रूप में भी प्रयोग करता है। और ये किसके लिए मुश्किल हो जाएगा? कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संबंध क्या है? ऐतिहासिक संबंध भारत और श्रीलंका भी प्राचीन काल से रहा है। सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। कई श्रीलंकाई अपनी विरासतों की जड़ भारत में खोजते रहे हैं। बौद्ध धर्म जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है, श्रीलंका में भी एक महत्वपूर्ण धर्म है। आर्थिक संबंध क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से अधिक का निर्यात भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत होता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है। भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वर्ष 2005 से 2019 के बीच में करीब में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कहाँ पर? तो श्रीलंका में। रक्षा में क्या है? भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य मित्र शक्ति और सैन्य अभ्यास स्लीनेक्स का आयोजन करते हैं। स्लीनेक्स और मित्र शक्ति, ये दोनों अभ्यास हैं जो भारत और श्रीलंका आयोजित करते हैं। ये PT फैक्ट हो गया आपका। ओके, भारत और श्रीलंका संबंधों में के बीच मुद्दे कौन से हैं? मछुआरों की हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है। वर्ष 2019 में और 2020 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन का प्रभाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। श्रीलंका में चीन का तेजी से बढ़ता आर्थिक हित, परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है। चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि 2010 से 2019 के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का FDI का लगभग 23.6% था, जबकि भारत का हिस्सा मात्र 10.4% ही था। तो चीन का प्रभाव वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन, ये एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति, सम्मान के लिए तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों की आवश्यक शक्तियों का हस्तांतरण की परिकल्पना करता है कि भाई तमिल लोगों को भी न्याय, शांति, सम्मान, समानता में उनको जगह दिया जाए। भारत इसके कार्यान्वयन का समर्थन करता है, लेकिन श्रीलंकाई सरकार ने अभी तक 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू ही नहीं किया है। तमिल लोग जो हैं उनके साथ जब भी कोई दुर्घटना होती है श्रीलंका में, तो कहाँ पर आ जाते हैं? तो भारत में जो तमिल प्रदेश अपना तमिलनाडु है, वहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होती है। तो आपने सुना होगा लिट्टे का नाम, तमिल लिबरेशन टाइगर का नाम सुना होगा, प्रभाकरन का नाम सुना होगा। प्रभाकरन का बहुत सारा समर्थन प्राप्त था तमिलनाडु से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब भी श्रीलंका में तमिल लोगों के प्रति हिंसा होती है तो भारत में हलचल होने लग जाती है अपने तमिलनाडु के प्रदेश में। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे संबंध रहते हैं खराब। श्रीलंका को लेकर कई बार हमने उनको बोला है कि तमिलों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कई बार उनको नरसंहार वगैरह भी किया गया है मास लेवल पर। इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये कुछ बेसिक मैंने श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को बताए हैं। डिटेल में आपको वीडियो देखना हो
श्रीलंका पर पूरा का पूरा एक वीडियो ही है, IR नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे IR के लेक्चर मिल जाते हैं। तो श्रीलंका के अभी जो प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति, वो जब जाएंगे तब जो जो फैसला होगा उसको लेकर भी हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है? देखिए, अगला 2 टॉपिक है आपका, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक मुझे ये करवाना है। वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित मामले को हमें हल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है। वैवाहिक दुष्कर्म हमारे देखिए समाज में ये बुराइयां बहुत दिन से हैं, लेकिन अब लोगों की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी सशक्त हो रही है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। तो उनके जीवन में जो मूलभूत कठिनाइयां हैं, जो उनके जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, जो किसी बाहरी लोगों के द्वारा नहीं, अपने ही घर में उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए घर भी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए हम देश को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो ऐसे मामलों को आजकल उठाया जा रहा है और इस पर वाद विवाद चलता है। तो इससे अलग नहीं रह सकते हैं आप इस समाज के हिस्से हैं, इस देश के हिस्सा हैं। तो अगर इसमें कुछ भी वाद विवाद चल रहा है, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, संसद के अंदर, समाज में चल रहा है, एजुकेशन के दायरे में चल रहा है, एकेडमिक में चल रहा है, तो उसमें जुड़िए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपनी सोच को देखिए क्या है, क्या ये सही है, क्या गलत है। थोड़ी सी नैतिकता के साथ देखा कीजिए, सेंसिटिविटी के साथ देखा कीजिए। मैरिटल रेप, वैवाहिक दुष्कर्म, कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है वो सब कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन दरअसल में इससे जुड़ी हुई समितियाँ, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, और अगर कोई मैरिटल रेप का आरोप लगाया जाता है तो उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए, किस प्रकार से उसमें सज़ा होगी, क्या उसमें सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये चीज़ गलत है या सही है, ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समाज आगे बढ़ रहा है तो ऐसी चीज़ें खुलकर आएंगी ही सामने, सभी की समस्याओं को सामने रखा जाना चाहिए। क्या सिर्फ एक ही लिंग इससे प्रभावित होता है? क्या केवल महिलाएं ही केवल प्रभावित होती हैं इससे? क्या जो मैरिटल रेप होता है, वैवाहिक दुष्कर्म होता है, क्या इसके जो विक्टिम है वो केवल वुमेन ही हैं? क्या मेल नहीं हो सकते हैं? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर हमें खुलकर बात करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि बताइए इस पर क्या विचार हैं आपके, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, कौन सी समिति बनाई गई है इससे जुड़ा हुआ। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए क्या है कि वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इससे जुड़े मामलों को उसे हल करना ही होगा। शीर्ष अदालत ने के समक्ष सवाल यह है कि क्या पत्नी, अगर वह बालिग है, के साथ जबरदस्ती करने पर पति को दुष्कर्म का अपराध में अभियोजन से छूट प्राप्त होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बुधवार को जब मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की, तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको भारत में इसमें क्या स्थिति है, पूरी दुनिया में इसको लेकर क्या क्या कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। ओके, देखिए क्या हेडिंग लिखा हुआ है कि दुनिया के 185 देशों में 77 देशों में ऐसे कानून हैं जो स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखते हैं कि विवाह हो जाने से आपका किसी के शरीर पर अधिकार नहीं हो जाता है। तो इस चीज़ के कारण इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि इच्छा को पहले आपको पहले रखना पड़ेगा कि भाई किसी का इच्छा है कि नहीं संबंध का, तभी आप उसको संबंध के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ज़बरदस्ती में किया हुआ चीज़ के सामने बलात् लग जाता है, जैसे बलात् श्रम, बलात्कार, तो कौन कर रहा है ये मायने नहीं रखता है। जब भी उसमें ज़बरदस्ती किया जाता है तो बलात् चीज़ उसमें ऐड हो जाता है। नो मैटर, विक्टिम कोई पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, अपराधी कोई पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है। इसी के कारण दुनिया भर में देखिए 185 देशों में से 77 देशों में ऐसे कानून हैं, 77। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितना ज़्यादा है, जहाँ पर इससे जुड़ा हुआ चीज़ें बनाए गए हैं और कानून में आपको इसकी सज़ा भी तय की गई है। देखिए अगला क्या है, जबकि 34 देश ऐसे हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर मानते हैं, और या संक्षेप में कहें तो अपनी पत्नी की सहमति के विरुद्ध यौन आचरण करने वाले पति की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कि नो मैटर इच्छा है या नहीं है, उनके यौन आचरण जो है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वैवाहिक बलात्कार अगला क्या है कि भारत उन 34 देशों में से एक है जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अपने यहाँ पर इसका लेकर कोई सज़ा नहीं है। वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय कानून क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 उन कृत्यों को परिभाषित करती है जो एक पुरुष द्वारा किए बलात्कार को परिभाषित करते हैं। हालांकि यह प्रावधान 2 अपवादों को भी निर्धारित करता है। यही अपवाद में शामिल हैं। पहला क्या है अपवाद? वैवाहिक बलात्कार को अपराध मुक्त करने के अलावा यह उल्लेख करता है
कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा। धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन कृत्य आदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये कहाँ पर कहा गया? आईपीसी की धारा 375 में 2 अपवादों को शामिल किया गया, वहीं पर ये चीज़ बताया गया। ये आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जामिनेशन में जब भी पूछा जाएगा, यूपीएससी में ये चीज़ पूछा गया है, मेंस एग्जामिनेशन में और एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या कहता है? यह लिव इन या विवाह संबंध में किसी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। हालांकि यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई तरीका मौजूद ही नहीं है अपने देश में। इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा डिबेट चल रहा है। आप अपने पक्ष और विपक्ष में इसके पॉइंट लिख सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मामला है ये, क्या इसमें वाकई बलात्कार चीज़ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या क्यों नहीं लगना चाहिए। प्रताड़ना तो प्रताड़ना होता है, चाहे अपना करे या कोई दूसरा करे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। भारत में वैवाहिक बलात्कार कानून का इतिहास क्या कहता है? न्यायपालिका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दिल्ली उच्च न्यायालय वर्ष 2015 से इस मामले में दलीलें सुन रहा है। जनवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने छूट को चुनौती देने वाले व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। फिर से मई 2022 तक वे एक विवादास्पद द्विपक्षीय फैसले पर पहुंचे। एक न्यायाधीश वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने के पक्ष में था क्योंकि यह किसी महिला की सहमति के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि दूसरा न्यायाधीश यह कहते हुए कि विवाह में आवश्यक रूप से सहमति होती है, इसके खिलाफ था। एक ने बोला कि जब आप विवाह करते हैं किसी से तो वहीं पर आपकी आवश्यक सहमति दर्ज हो जाती है, उसके बाद असहमत आप नहीं हो सकते हैं। जबकि दूसरे ने क्या बोला कि महिला की असहमति के बावजूद हुआ है, इसलिए ये अपराध किसे नहीं माना चाहिए। अब विवाद हो गया न्यायाधीशों में ही, यहाँ पर कुछ भी फैसला निकल कर ही नहीं आया, दोनों बराबर बराबर में बट गए। फिर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? सितंबर 2022 में वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के उद्देश्यों के लिए बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार को शामिल किया जाना चाहिए। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। भारत का विधि आयोग क्या बोलता है इस संबंध में? देखिए, सबके पक्ष को कम से कम आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो आप वहाँ पर रेफरेंस देकर सबके पक्ष को लिख सकें, खुद जज न बने। पक्ष विपक्ष लिखकर जय हिंद बोल के आंसर समाप्त कर देना है। ओके। भारत का विधि आयोग यौन हिंसा पर भारत के कानूनों में सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार करते हुए 2000 ईस्वी में भारत के विधि आयोग द्वारा वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की आवश्यकता को खारिज कर दिया गया था। जो अपवाद में जोड़ा गया आईपीसी में 375 में, तो वहाँ पर उसको अपवाद को हटाने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था कि अपवाद को अभी नहीं हटाया जाना चाहिए, ये सही है। न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति, देखिए इस वर्मा समिति का गठन किया गया था 2012 के निर्भया गैंगरेप के बाद इसका गठन किया गया था, जिसमें कुछ कानूनों में सुधार की मांग की गई थी। तो इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए 2012 में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति को भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का काम सौंपा गया, जबकि इसकी कुछ सिफारिशों ने वर्ष 2013 में पारित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम को आकार देने में मदद की। वैवाहिक बलात्कार सहित कुछ अन्य सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इस समिति के द्वारा भी। ओके। अगला क्या है? संसद। इस मामले में संसद में भी उठाया गया। 2015 में संसद के सत्र में सवाल किए जाने पर वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने के विचार को इस दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया कि वैवाहिक बलात्कार को देश में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह को भारतीय समाज में एक संस्कार या पवित्र माना जाता है। तो जब किसी चीज़ को पवित्र माना जाता है तो उसमें सहमति और असहमति की भी जगह होनी चाहिए। पवित्र जब भी होता है कुछ भी, तो उसमें पाप का तो जगह ही नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। सरकार का पक्ष क्या है, अब ये भी जान लेते। उसके बाद मैं आपको इसमें जो कुछ कठिनाइयाँ हैं वो मैं बताऊंगा, फिर अगले न्यूज़ पर हम लोग चल लेंगे। सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार ने शुरू में बलात्कार अपवाद का बचाव किया, लेकिन बाद में अपना पक्ष बदल दिया और न्यायालय को बताया कि सरकार कानून की समीक्षा कर रही है, यह भी कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क दिया है। सरकार की दलील से पुरुषों को पत्नियों द्वारा कानून के संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए शादी की संस्थात्मक व्यवस्था की रक्षा संबंधी तत्वों की व्याख्या करती है। दरअसल बात क्या है मैं बता देता हूँ। अब देखिए, अभी आप जो महिला पक्ष होंगे बहुत सारे वो सोच रहे होंगे कि इसको अपराध बना देना चाहिए, जो पुरुष पक्ष हैं वो सोच रहे होंगे कि इसको अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए। ये ऐसे ही हमारी सोच काम करती है। हमारी सोच डिसाइड होती है कि हम कौन से लिंग के लोग हैं, हम महिला हैं, पुरुष हैं, हमारा पक्ष क्या है, हमारा धर्म क्या है, जाति क्या है, इन सब चीज़ों से हमारा सोच डिसाइड होता है। कभी भी हम उन चीज़ों को ब्रॉड व्यू में नहीं देख पाते हैं। अगर इसको मान लीजिए, चलिए एक पल को मानते हैं, इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, सबसे बड़ा चीज़ क्या होगा? अपराध को सिद्ध करना।
किस प्रकार से अपराध को सिद्ध किया जाएगा, कहाँ से आप सबूत उठाकर लेकर आएंगे। क्या कानून यहाँ तक बढ़ गया है कि किसी निजी दंपत्ति के बेडरूम तक घुस जाए कोई कानून। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होगी। 375 376 के तहत और 498 जो है, कौन सा है 498, दहेज को लेकर है 498 शायद, हाँ, और 376 है आपका यही बलात्कार से जुड़े हुए। इसमें बहुत सारे हमें ऐसे केसेज मिले जिसमें फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं। वैवाहिक एक संस्था का दुरुपयोग हो सकता है आने वाले समय में, ये कुछ इसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में तर्क क्या दिया जाता है कि सहमति क्या मायने नहीं रखती, क्या किसी का शारीरिक शोषण होते रहना चाहिए संस्कार के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, इन सभी के नाम पर, विवाह के नाम पर, क्या किसी की मर्जी मायने नहीं रखती। तो ये आपको पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है, कि सहमति नहीं होना चाहिए, क्या इतनी बेसिक सी नीड के लिए भी सहमति नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर कई सारे महिलावादी संगठन, अलग अलग संगठनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। मैंने सभी के पक्ष को आपको बता दिया है, विधि आयोग क्या कहती है, संसद क्या कहती है, न्यायालय क्या कहती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका आपका अपना पक्ष होगा, अपने पास रखिए। कमेंट करना है कमेंट कीजिए। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये कहाँ पर जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहाँ पर ब्रिक्स की बैठक होगी। सबसे पहला न्यूज़ क्या हो गया कि ब्रिक्स की बैठक इस बार कहाँ पर होगी, तो दक्षिण अफ्रीका में होगी। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल पता ही होगा, अलग अलग कैपिटल हैं उसके दक्षिण अफ्रीका के, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। अमेरिका और फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। यहाँ ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है। वैसे इस बैठक के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अफ्रीका नहीं जाएंगे, पर वर्चुअल तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे। पुतिन की जगह विदेश मंत्री सांगई लावरोव हिस्सा लेंगे, बाकी सदस्य देश के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे, मतलब राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं तो कहाँ पर हो रहा है बैठक, ये दक्षिण अफ्रीका में ये बैठक हो रहा है। सबसे पहली बात इसी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से पूछा जा सकता है। पिछले बार G20 की बैठक के बाद पहली बार एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। और इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा काफ़ी व्यापक है। यह सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 तक होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को 5 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक भी हुई है और डेट भी इसका ध्यान में रखिएगा। 22 से 24 अगस्त तक ये बैठक होने वाला है। 22 से 24 अगस्त तक ये बैठक होने वाला है। 22 से 24 डेट पूछ लेता है बीपीएससी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला जो न्यूज़ है वो आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है कि पहली बार देश में क्या हो रहा है, प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है लाइब्रेरी फेस्टिवल का आयोजन। कहाँ पर हो रहा है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में हो रहा है। प्रगति मैदान सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बड़ा सा मैदान है। पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल की है। इसके तहत देश भर के पुस्तकालयों का न सिर्फ कायाकल्प होगा बल्कि उन्हें सुविधाजनक, आकर्षक और नई पीढ़ी को जोड़ने वाला भी बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत 5 और 6 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित होने वाला लाइब्रेरी फेस्टिवल से होगा और उसका शुभारंभ हमारे राष्ट्रपति जी करेंगी। इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीटी में आपके फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि लाइब्रेरी फेस्टिवल का आयोजन देश में कहाँ पर किया गया, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। 5 और 6 अगस्त को किया गया है, डेट भी ध्यान में रख लेंगे। जबकि इस फेस्टिवल का समापन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को पुस्तकालय से जुड़े इस दिवसीय आयोजन की जानकारी दी और कहा कि कहाँ पर होगा, तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। क्या मनाया जाएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, जो लाइब्रेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। फिर आपको बिहार स्पेशल बता दूंगा। एक रिपोर्ट आया है फिक्की का जिसमें बताया गया है कि एक्सीडेंट जो होते हैं देश में, जिसमें बहुत सारी मौतें होती हैं, इसको टाला जा सकता है। इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही कि अच्छे रोड नहीं बनाती है, बेतरतीब अवैज्ञानिक तरीके से सड़क बनाए जाते हैं और लाइसेंस कैसे दे दिया जाता है, चेकिंग क्यों नहीं सही से किया जाता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। जो मानव हैं, हम लोग समाज के लोग हैं, जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होती है एक्सीडेंट को लेकर, है ना। एक्सीडेंट, गाड़ी को तेज़ चलाने में आप एडवेंचर ढूंढते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर अब एडवेंचर सारा समाप्त हो जाता है। हाल ही फिक्की द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, फिक्की ने जारी किया है। भारत में सड़क सुरक्षा नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है, फिक्की ने जारी किया है या यूनेस्को ने जारी किया है, बताइए। अब उसमें से फिक्की हो जाएगा आंसर। आप मुझे ये बताएंगे कि फिक्की जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, इस भी बताएंगे। बीपीएससी ने पूछा है इसलिए मैंने भी पूछा है। इन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के कारणों देश भर में लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह दुनिया में इस तरह वाली मौतों का 11% है। रिपोर्ट के अनुसार 30% लोगों की मौत हेलमेट न पहनने और 11% की सीट बेल्ट न लगाने की वजह से होती है। बताइए, एक्सीडेंट की वजह से जो 100 लोग मरते उसमें से 30 लोग केवल फैशन के चक्कर में मरते कि हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, बाल खराब हो जाएगा हमारा।
या हेलमेट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हीरोपंती करेंगे, इसके चक्कर में कितना बड़ा दुर्भाग्य है लोगों को। बोलते बोलते सरकार थकी कि हेलमेट लगा के चलो भाई, 30% लोगों की जानें उसके कारण से बचा सकते हैं। और एक्सीडेंट की सबसे बड़ी ख़राब चीज़ क्या होती है, जिसमें मरने वाले अधिकांश युवा होते हैं, जो देश के संसाधन होते हैं, कल वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। युवा जो हमारे मानव संसाधन है, उसका लॉस होता है देश के लिए। तो न सिर्फ एक जान जाती है, एक परिवार के लिए होता है ट्रैवल, बल्कि देश का भी उससे नुकसान होता है। अगला क्या बताया है फिक्की ने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क हादसों पर जान लेने वाले 8वां सबसे बड़ा कारण बताया है। इसके अनुसार अब तक कुल 1.3 अरब लोगों की जान दुर्घटना के कारण जा चुकी है। कोरोना के कारण कितने लोग मरे हैं दुनिया भर में, और एक्सीडेंट के कारण कितने लोग मरते हैं, अब खुद ही समझ जाइए कंपेयर करके। जबकि 5 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 से 29 साल की उम्र में यह बच्चे और युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है। 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के लोगों का जो सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है आपके लाइफ का, उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की मृत्यु होती है एक्सीडेंट के कारण। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें से फैक्ट में जो आपसे पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से ये पूछा जाएगा, भारत में सड़क सुरक्षा नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, फिक्की के द्वारा जारी किया गया। और ये भी बताया गया है कि एक्सीडेंट में 30% मौतें जो होती हैं वो हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सुरक्षित तरीके से चलाइए, क्यों किसी दूसरे की लाइफ ख़राब करना। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा डिमेरिट भी ये होता है, सिर्फ खुद ही नहीं जाते हैं, दूसरे को भी लेकर जाते हैं। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं, जो बिहार स्पेशल का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, बिहार के 5 जिलों को मिला है भूमि सम्मान 2023। 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को, सारे क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूँ, आयोजित कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के भू अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और 5 जिलों के कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के सचिव और 68 कलेक्टरों को पुरस्कार दिया है। अगला क्या है, बिहार के राज्य स्तरीय और जिला टीमों ने 6 क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्हीं में कौन कौन से क्षेत्र है, भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, राज्य के राजस्व मानचित्र का डिजिटलाइजेशन, अधिकार अभिलेखों का कडस्ट्रल और मानचित्रों के साथ संबंधन, और निबंधन विभाग का कंप्यूटरीकरण, निबंधन कार्यालय भू अभिलेखों का एकीकरण। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भू सुधार को लेकर बिहार में आजकल कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, तो ये सारे काम वहाँ पर गना के आ जाना। GS2 GS1 पेपर में मेंस में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने हमें सम्मानित किया है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला क्या है, बिहार के भू अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, निर्देशक भू अभिलेख परिमाप सह सचिव जयसिंह व IT पर सम्मानित किया गया। ये तो हमें नहीं जानना है। अब जिलों के नाम सुनिए, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज जिलों को भूमि सम्मान से नवाजा गया है। इसमें एक भी आपको उत्तर बिहार का दिख रहा है क्या, बताइए मुझे। एक किशनगंज दिख रहा है, बाकी नालंदा हो गया, जहानाबाद एक ही जगह हो गया, उससे थोड़ा सा उत्तर में बढ़ेंगे तो लखीसराय हो गया, फिर भोजपुर हो गया, फिर किशनगंज जिला हो गया। तो उत्तर बिहार के 2 हैं, किशनगंज और लखीसराय है आपका। नहीं, लखीसराय तो दक्षिण बिहार में ही आता है, लखीसराय, मैं उसको बेगूसराय से कंफ्यूज कर रहा था। लखीसराय भी आपका दक्षिण बिहार का ही हो गया, भोजपुर दक्षिण बिहार, जहानाबाद, नालंदा, किशनगंज केवल उत्तर बिहार का हुआ। इन जिलों को मैं बार बार इसलिए नाम बता रहा हूँ, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा निम्न से किन जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान में रखिएगा। किशनगंज है उत्तर बिहार का, बाकी भोजपुर, लखीसराय, जहानाबाद और नालंदा है आपके ये जिले जिनको सम्मानित किया गया है। ओके, ये ध्यान रखें किसने सम्मानित किया है, तो राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आपको कुछ इसमें ध्यान रखना नहीं है। ये ख़त्म हो गया, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ आपको प्रोडक्टिव तो लगा ही होगा। कहीं पर कुछ सुधार करना हो तो वही बता सकते हैं, आप अपने राय भी रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच आप सभी का।